बहुत बड़ा डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का, जो कहता है कि अब आप शेयर मार्केट की जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की इनकम है उसको बिजनेस इनकम दिखा सकते हो। केस का नाम है जी वेंकटा स्वामी नायडू एंड कंपनी, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन। पूरी वीडियो आज उसी के ऊपर है कि कैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को बिजनेस इनकम दिखा के पूरा टैक्स बचाएं, लीगली बताऊंगा। और जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है उस जजमेंट के हिसाब से वो बताऊंगा। थोड़ी वीडियो लंबी है लेकिन बहुत यूजफुल है, और एक डिसीजन भी बताऊंगा कि किन किन लोगों को इसमें फ़ायदा नहीं होगा, वो समझना भी जरूरी है। देखिए दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 वाला, जिसपे एसटीटी पेट है और जिसके ऊपर 1 अप्रैल से 20% का टैक्स लगेगा। अभी भी 20% है लेकिन इस साल 2 है। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेक्शन 112 वाला, जिसके ऊपर 12.5% का लगेगा। यहाँ हम बात कर रहे हैं उसको हम बिजनेस इनकम कैसे दिखाएंगे, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जी वेंकटा नायडू के हिसाब से। फाइनेंशियल 25-26 की बात कर रहा हूँ, AY 26-27। अच्छा, कई लोग कहेंगे कि अगले साल से क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इस साल निकल चुका है ऑलमोस्ट, डिसीजन नहीं बना पाओगे, वर्किंग नहीं कर पाओगे। जो मैं बताने वाला हूँ यह आपकी 1 अप्रैल से प्लानिंग होगी। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको कि सरकार की जाति कितनी, समझ लीजिए। एक सचिन है, काफ़ी अच्छे जाने माने चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इनकी सैलरी 12.75, 0 टैक्स है इनका, इंजॉय कर रहे हैं लाइफ को बहुत बढ़िया से। इनकी जो मदर है उनकी रेंटल इनकम आती है 17 लाख की रेंटल इनकम है। अगले साल इनकी मम्मी का भी टैक्स 0 होगा, क्योंकि 30% की डिडक्शन मिल जाएगी, 5,10,000, तो 11,90,000 का बचेगा टैक्सेबल इनकम। वो 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, तो 17 लाख रुपए इनके अकाउंट में आ रहे हैं। 12 इसके अकाउंट में आए, सचिन के 0 का टैक्स। सचिन के पापा का बिजनेस था, उनको अगले साल 12 लाख तक का प्रॉफिट होगा, उसका भी 0 टैक्स है, क्योंकि सचिन बहुत एक्सपर्ट है इस मामले में, उसने बड़ी अच्छी प्लानिंग कर रखी है। सचिन की वाइफ को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा अगले साल 111A में एसटीटी पेट 12 लाख रुपए का, और सचिन की वाइफ टैक्स पे करेगी 1,60,000 रुपए। यहाँ पे सचिन की वाइफ ने जीना हराम कर दिया सचिन का कि एक ऐसी जाति है, इनकम आपकी भी है, इनकम इनकी भी है, सास की भी, इनकम ससुर जी की भी है, मेरी इनकम पे इतना टैक्स क्यों भाई? एक वुमेन के ऊपर इतना टैक्स, 0 से सीधा 1,60,000। और तो और उनकी डॉटर का भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ 112 वाला, 12 लाख पे टैक्स निकला 84,375। दोनों के अंदर दोस्तों मैंने बेसिक एग्जम्पशन लिमिट ली है 4 लाख की अगले साल, इसमें 4 लाख के बाद 20% लगाया, 8 लाख पे 20%, और इसके ऊपर 1,25,000 की एग्जम्पशन है प्लस 4 लाख का, और तो 5,25,000 माइनस करने के बाद बाकी पे 12.5% लगाया। छोटी मोटी कैलकुलेशन एरर हो जाती है तो माफ़ कर दीजिएगा, कुछ गलती हो तो बता देना मेरे को। यहाँ पे पीछे बढ़ गई कि मेरी बेटी की मेरी टैक्स इतना ज़्यादा क्यों, हम तो आपसे पैसे भी नहीं लेते। तब भी उन्होंने बोला, सचिन ने बोला कि पूरा टैक्स बचाऊंगा मैं, आपकी बिजनेस इनकम दिखाऊंगा। भाई सरकार से भी गुस्सा आता है कि 87 की रिबेट क्यों नहीं देते सबको, इनकम इनकम है। शेयर मार्केट वाले जाती क्यों, क्या हालत हुई पड़ी शेयर मार्केट के भी, बहुत गुस्सा हूँ इस बात से। जल्दी चेंज आएगा, कोई बात नहीं, चेंज आए ना आए, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट तो है ही, डिसीजन ले लीजिए इस बेस पे कि कैसे इसको बिजनेस इनकम दिखा के बचाना है। कुछ पॉइंट भी इंपॉर्टेंट वो बताऊंगा मैं। दोस्तों यहाँ पे हम बात करें कैपिटल एसेट वर्सेस बिजनेस इनकम। जब मैं शेयर्स को कैपिटल एसेट दिखाता हूँ, एज ए इन्वेस्टमेंट दिखाता हूँ, तो उसके ऊपर गेन होता है, तो उसके ऊपर लॉन्ग टर्म होगा या शॉर्ट टर्म होगा, और 20% या 12.5% लगेगा। जब मैं उसको स्टॉक दिखाता हूँ, स्टॉक मतलब हो गया शेयर्स को मैं स्टॉक में दिखा रहा हूँ, तो मेरी बिजनेस इनकम हो गई। जब बिजनेस इनकम होगी तो उसके ऊपर क्या लगेगा, मेरा स्लैब प्रॉफिट, जैसे सचिन के फादर पे लग रहा था। अब 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक है इंस्ट्रक्शन नंबर 1827 डेटेड अगस्त की 89 की आई हुई है, फिर एक सर्कुलर है 4/2007 15/6 को आया हुआ है, इसका अपडेटेड वर्जन सरकार ने दिया। फिर इसके बाद अपडेट एक और आया सर्कुलर नंबर 6/2016 29 फरवरी 2016 का। ये 3 जरूरी हैं, तीनों के तीनों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिए हैं, आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको उसका टेक्स्ट बता रहा हूँ क्योंकि मैं हमेशा प्रैक्टिकल बताता हूँ, ये तो पढ़ते रहना। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने और इन सर्कुलर ने, सबको मैंने कंबाइन कर दिया प्रैक्टिकली। क्या अगर आप अपनी शेयर मार्केट की इनकम को, शॉर्ट टर्म को या लॉन्ग टर्म को बिजनेस इनकम दिखा रहे हैं, तो क्या क्या ध्यान रखना है। पहला पॉइंट, क्या आपके बायलॉज कहते हैं। बायलॉज मतलब जब एक कंपनी बनाते हो, पार्टनरशिप फर्म बनाते हो, LLP बनाते हो, हमेशा उसके ऑब्जेक्ट होते हैं। तो आपका फर्म का ऑब्जेक्ट क्या है, कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, क्या उसके अंदर पावर दी हुई है सेल और परचेज की। अगर दी हुई है तो यस, आप इसको बिजनेस इनकम दिखा सकते हो। मान लीजिए आपका काम है एक सीमेंट का, आपने मेन ऑब्जेक्ट तो रखा सीमेंट का,
और आपका एंसिलरी अदर ऑब्जेक्ट है कि आप कंपनी में इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो शेयर्स के अंदर, तो फिर आपकी इन्वेस्टमेंट मानी जाएगी, कैपिटल गेन लगेगा, बिजनेस इनकम नहीं लगेगी कंपनी के अंदर, क्योंकि आपका मेन ऑब्जेक्ट क्या था, सीमेंट का बिजनेस करना, ना कि शेयर मार्केट के अंदर करना। अच्छा, अगर इंडिविजुअल है तो, अगर इंडिविजुअल है उसके कोई बाय लॉज नहीं होते, कुछ भी ऐसा रिटर्न में इंस्ट्रूमेंट नहीं होता, उसकी इंटेंशन, सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो व्यक्ति जो सोचता है आपको उसकी बात माननी पड़ेगी, वो सोच रहा है कि यार रिलायंस के शेयर हैं, ये शेयर मैं इन्वेस्टमेंट में दिखाऊंगा और ये शेयर मैं स्टॉक में दिखाऊंगा, ये उसका बाय लॉज है, तो उसका दिमाग की उसका बाय लॉज है, तो उसका जो मोटिव है, जिसकी इंटेंशन है, वो आपको माननी पड़ेगी। साफ साफ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, और इस बात को इंस्ट्रक्शन में और सर्कुलर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक्सेप्ट भी करा। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा, सब्सटेंशियल नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड होल्डिंग। आप कितनी ट्रांजैक्शंस कर रहे हो ये भी डिपेंड करता है कि आप इसको इन्वेस्टमेंट में क्लासीफाई करोगे या बिजनेस इनकम में। एग्जांपल के लिए, आप डेली परचेज करते हो और सेल करते हो। अगर मैंने आज सेल परचेज करा और 10 दिन बाद बेच दिया मैंने, तो मेरा वैसे तो शॉर्ट टर्म में कैलकुलेट होगा जब आप कैपिटल गेन की स्टेटमेंट मंगवाओगे, लेकिन आपकी फ्रीक्वेंसी कहती है होल्डिंग, आप 30 दिन 50 दिन में कर देते हो, तो इससे पता चलता है ये आपका बिजनेस का नेचर है। आप खरीद रहे हो, बेच रहे हो, खरीद रहे हो, बेच रहे हो, तो नेचर और ट्रांजेक्शन से और होल्डिंग से पता चलता है। मान लीजिए किसी ने शेयर लिया, 10 शेयर लिए, 10 महीने बाद बेचे, तो क्या उसकी इंटेंशन इन्वेस्टमेंट की थी या बिजनेस की थी? तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको डाउट होगा इनकम टैक्स को समझाने में कि यार ये मैं बिजनेस कर रहा हूँ, बिजनेस कैसे हो गया ये 10 महीने रोक के बैठे हुए शेयर को। मैनर ऑफ मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जितने भी केस मेरे पास हैं, 2014 में मैंने बहुत सारे केस कराए थे, यही वाले सेम। इनकम टैक्स कहता था कि ये आपका बिजनेस इनकम है, मैं कहता नहीं शॉर्ट टर्म है। जिस केस में कहता था कि नहीं बिजनेस इनकम है, वो कहता नहीं शॉर्ट टर्म है। जहाँ डिपार्टमेंट को फायदा हो रहा है वो बात करता था। जहाँ मैं बुक्स ऑफ अकाउंट बड़ी इंपॉर्टेंट है, मेरी एसेट्स को मैंने इन्वेस्टमेंट में क्लासीफाई करा है या स्टॉक इन ट्रेड करा है। मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट साफ बनी पड़ी है, मैंने इनकम टैक्स के बाद भेज दी, मैंने केस में करवाया। मैंने बोला जब मेरी इंटेंशन उसकी स्टॉक इन ट्रेड की है, तो आप इसे इन्वेस्टमेंट कैसे मान सकते हो? ये तो आपको मेरे से पूछना पड़ेगा ना। मेरी चीज़, मैं बुक्स बना रहा हूँ, मेरी इंटेंशन है, आप कह रहे हो नहीं नहीं ये 500 का नोट नहीं है, ये 400 का नोट है, कैसे कह सकते हो आप ये चीज़? मेरी जो इंटेंशन है वो मुझे तो पता होगी, आप कैसे उसको क्लासीफाई कर सकते हो? अलाउ नहीं है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट बड़ी इंपॉर्टेंट है इस केस में, तो सीए का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी मैंने देखा था, टीवी में दिखा रहे थे, किसी ने यूट्यूब से ही अपने पेट की पत्थरी का ऑपरेशन करने की सोची है। तो यूट्यूब बड़ा खतरनाक है दोस्तों, यूट्यूब से नॉलेज जरूर लो, ये समझ लो कि क्या मतलब है, लेकिन प्रोफेशनल का इस्तेमाल करो। अपना पेट वेट का ऑपरेशन नहीं करना, ना ही इस वीडियो को देख के खुद ही अपनी अकाउंटिंग, खुद ही अपनी बिजनेस इनकम दिखाना शुरू कर दें। प्लीज़ टेक केयर। मैग्नीट्यूड ऑफ परचेज एंड सेल, कितना वॉल्यूम खरीद रहे हो आप, वॉल्यूम का भी फर्क पड़ता है। जब कोई बिजनेस करता है तो कितने लॉट में खरीद रहा है, कब कब खरीद रहा है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये डिसाइड करने में कि ये बिजनेस है या मेरा इन्वेस्टमेंट है। रेशो बिटवीन परचेज एंड सेल, रेशो कितनी है परचेज सेल में? जब भी कोई मैं आइटम खरीद रहा हूँ और बेच रहा हूँ, उसकी रेशो भी डिसाइड करनी पड़ती है। वॉल्यूम के साथ साथ, फ्रिक्वेंसी के साथ साथ, होल्डिंग के साथ साथ रेशो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने शेयर खरीदा और फिर बेच दिया, क्या मैंने बेचते ही फिर खरीद लिया शेयर? ये भी समझना जरूरी है। मोटिव एंड इंटेंशन ऑफ इंडिविजुअल्स, देखो कंपनी, एलएलपी, ट्रस्ट, इन सबके बायलॉज होते हैं, उसमें लिखा ही होगा, लेकिन इंडिविजुअल का कोई बायलॉज नहीं होता, तो उसकी क्या होगा, उसका मोटिव क्या, इंटेंशन क्या है। अगर मेरा इंटेंशन प्रॉफिट है, गेन नहीं है, ये सेल्फ डिसाइडेड फैक्टर होता है हमेशा, ये मैं डिसाइड करूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा व्यक्ति ने डिसाइड कर लिया है, तो आप कौन हो? आप किसी को कैसे कह सकते हो कि नहीं तेरा मोटिव ये नहीं है, ये तेरा मोटिव है? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ये सारे फैक्टर जो मैंने आपको बताया, 6 फैक्टर हैं, 6 के 6 फैक्टर इकट्ठे एक साथ कंबाइन होंगे दोस्तों। ये ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जो 6 फैक्टर हमने बताए हैं, ये 6 फैक्टर इकट्ठे लगाने हैं। कोई ऐसा नहीं है कि एक चूज कर लिया तो आप उसको बिजनेस इनकम मान लो, या कोई 2 कर लिए। 6 के 6 पैरामीटर पे आपको खरा उतरना है। अब डिसीजन कैसे लेना है, पहला एग्जाम्पल। आपको लगता है मैं सिर्फ कानून समझाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन समझाऊंगा और सिर्फ सर्कुलर समझाऊंगा? मैं तो प्रैक्टिकल बताऊंगा आपको। पहला पार्ट है गवर्नमेंट एम्प्लॉय। मान लीजिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय शेयर खरीद रहा है, बेच रहा है, हालांकि गलत है, कर नहीं सकता, वो तो अलाउ नहीं है इसको, तो बिजनेस इनकम, तो इसको तो हमेशा ओनली इन्वेस्टमेंट माना जाएगा और ये हमेशा कैपिटल गेन दिखाएगा। इसके बाद ऑप्शन ही नहीं है कि ये मेरे वीडियो देख के कुछ बेनिफिट ले ले, तो 20% जमा कराएगा शॉर्ट टर्म पे और लॉन्ग टर्म पे 12.5%, कोई ऑप्शन नहीं है। प्राइवेट एम्प्लॉय, हालांकि देखो प्राइवेट एम्प्लॉय इस लॉ को फॉलो कर सकता है, लॉ के अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, रिस्ट्रिक्शन तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय बिजनेस कैसे दिखाएगा, मारा जाएगा, जॉब जाएगी।
यहाँ पे भी इसकी जॉब जाएगी। प्राइवेट एम्प्लॉय कभी भी शो नहीं कर सकता बिजनेस, सिर्फ और सिर्फ उसे गेन दिखाना पड़ेगा। रीज़न, वो कैसे बताएगा कि मैं फुल टाइम ट्रेडर हूँ, क्योंकि फुल टाइम तो वो जॉब कर रहा है। दूसरी, जॉब पे भी दिक्कत आएगी। तीसरी, किसी का व्यक्ति का ये हो सकता है कि वो रात को काम करता है या उसकी ड्यूटी ऐसी है कि वो फुल टाइम बिजनेस कर सकता है। अगर ऐसा प्रूव कर सकते हो आप कि मेरे पास सफिशिएंट टाइम है और जो मैंने 6 पैरामीटर बताए हैं उसको फुलफिल कर सकते हो, तो यस, प्राइवेट एम्प्लॉय भी शेयर मार्केट की इनकम को बिजनेस इनकम दिखा के पूरा टैक्स बचा सकता है। शॉर्ट टर्म को तो आप बिजनेस इनकम दिखाओगे, आप लॉन्ग टर्म गेन को भी क्या दिखा सकते हो, क्योंकि वहां पे 12 महीने का टाइम होता है। यस, किसी ने शेयर खरीदे और 13वें महीने में बेचे, वो भी बिजनेस इनकम आप दिखा सकते हो। ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है किसी भी सर्कुलर में और सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन में भी कि यार अगर लॉन्ग टर्म हो रहा है, मैं अगर 12-13 महीने में बेच रहा हूँ, मेरी मर्जी है यार। मैंने एक इन्वेस्टमेंट ले ली, प्रॉपर्टी ले ली, कईयों के मकान है, बिल्डर हैं, 2-2 साल 3-3 साल में बिकते हैं, मैंने होल्ड कर लिया कि अच्छे वैल्यू बेचूंगा मैं, मेरा स्टॉक ही तो बढ़ रहा है, स्टॉक की वैल्यू बढ़ रही है, बनने दो, तो लॉन्ग टर्म को भी मैं दिखा सकता हूँ। एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि आप शॉर्ट टर्म को बिजनेस इनकम दिखा दो और लॉन्ग टर्म को लॉन्ग टर्म गेन भी दिखा सकते हो, क्योंकि इस पर कितना है 12.5, और पहले तो माफ था बिल्कुल। कई केस मैंने ऐसे भी कराए जहां पे शॉर्ट टर्म को मैंने बिजनेस इनकम दिखाया और लॉन्ग टर्म के ऊपर सेक्शन 1038 पहले पूरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माफ था। वो बाद में पेनी स्टॉक आ गए, लोगों ने बहुत बेनिफिट लिया, मिसयूज करा, कुछ लोगों की वजह से सबका बेनिफिट मिलना बंद हो गया लॉन्ग टर्म पे और 12.5% का टैक्स आ गया। तो लॉन्ग टर्म को आप अलग भी दिखा सकते हो, बिजनेस इनकम के साथ लॉन्ग टर्म दिखा सकते हो, और लॉन्ग टर्म को बिजनेस इनकम भी दिखा सकते हो, कोई मना नहीं है। अच्छा, 1 साल तो मैंने बिजनेस दिखा दिया, अगले साल में चेंज कर दूं? बिल्कुल नहीं। सर्कुलर के अंदर क्लियर है, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये नहीं है आपको 1 साल बिजनेस में फायदा हुआ, आपने बिजनेस कर लिया, अगले साल आपको इन्वेस्टमेंट में फायदा हुआ कैपिटल गेन का, आपने कैपिटल गेन कर लिया, तो आपको वो रूल एवरी ईयर फॉलो करना पड़ेगा। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये समझना कि भैया मैं किस साल स्विच ऑफ करूं और किस साल स्विच ऑफ ना करूं। प्रोफेशनल की राय जरूर लें। इन्वेस्टमेंट और स्टॉक दोनों दिखा सकते हो, यस। मेरे रिलायंस के शेयर कुछ स्टॉक में भी हैं और कुछ इन्वेस्टमेंट में भी है, मेरी मर्जी है, मेरी इंटेंशन क्या है ये इंपॉर्टेंट करती है। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में ये बात थी और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन पूरे ऑल ओवर इंडिया में है और सीबीटी ने भी उसको चैलेंज नहीं करा। उसके बेस पे जो सर्कुलर मैंने बताया है, सर्कुलर में एक्सेप्ट करा है और डायरेक्शन दिया इनकम टैक्स ऑफिसर को कि जो ये पैरामीटर फॉलो करे आप उसकी बिजनेस इनकम ही माने, उसको परेशान ना करें। पर ऐसा होता है? चलो इस बात को छोड़ देता हूँ ओपन आपके लिए। यस, अच्छा, मैं जो बात कर रहा हूँ ना, अभी इंपॉर्टेंट बात आ रही पॉइंट नंबर 6 पे। जो मैंने केस कराया, दिक्कत क्या है वो समझ लीजिए कि जब आप बिजनेस इनकम दिखाते हो तो फायदा क्या होता है, आप कितने खर्चे दिखा सकते हो, क्वेश्चन ये है। क्योंकि जो परचेज कॉस्ट है और सेल कॉस्ट में डिफरेंस निकालूंगा तो मेरा 20% आएगा शॉर्ट टर्म में, लेकिन मैं चाहता हूँ कुछ खर्चे ले लूँ। बिजनेस इनकम दिखाने का फायदा यही तो है कि एक तो रिबेट 87 में मिल जाएगी, दूसरा मैं खर्चे दिखा लूँगा। खर्चे कौन कौन से? इलेक्ट्रिसिटी, ऑडिट का खर्चा, सीए का जो भी होगा, एम्प्लॉय की सैलरी, रेंट का खर्चा, वो दूसरे खर्चे हैं। तो कई मैंने जो केस कराया उसमें क्या हुआ, लोगों ने बिजनेस इनकम दिखाने के लिए, लॉस दिखाने के लिए तरह तरह के सारे खर्चे डाल दिए, डेप्रिसिएशन वगैरह सब। ये आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि जब कभी भी आप शेयर मार्केट के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हो, आप उसे बिजनेस इनकम दिखा रहे हो, यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को बिजनेस इनकम दिखा रहे हो, तो आपने वो खर्चे किस चीज़ के करे, आपको डायरेक्ट नेक्सेस बताना पड़ेगा। जैसे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की सर्विस आप ले रहे हो, यस अलाउ कर सकते हो। आप किसी से कंसल्टेंसी ले रहे हो, कमा रहे हो शेयर मार्केट के लिए, यस अलाउ है। बहुत सारे खर्चे लोग बोगस बुक कर लेते हैं और ये प्रूफ नहीं कर पाते कि यार ये मेरे इसी बिजनेस से जुड़े हुए हैं, क्योंकि इसमें खर्चा बहुत कम होता है, बहुत कम है कि आपको लगे कि यार इसमें खर्चा बहुत ज़्यादा हो सकता है। नॉर्मल बिजनेस में बहुत सारी चीज़ें हैं, कन्वेंस का खर्चा है ना, सैलरी बहुत सारा है, मैनेजमेंट रखना है, एडमिन HR सब है। इसमें इतना नहीं है क्योंकि इसमें स्पेशलाइजेशन चाहिए, आप बैठ के इंडिविजुअल काम करते हो। तो थोड़ा सा जब बिजनेस इनकम दिखाएं और खर्चा बुक करें तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कौन से खर्चे बुक कर रहे हो प्रोफेशनल की हेल्प से। ये मैंने चार्ट बनाया दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ तक तो आपकी रिबेट मिल जाती है और 20 लाख पे ये 20% आ जाता है, यानी कि अगर मेरा 20 लाख तक का प्रॉफिट है तो मेरा जो टैक्स निकलेगा वो रिबेट के बाद निकलेगा 87A में, और इसके बाद मैं आ जाऊँगा 25% पे, फिर आऊँगा 30% पे। तो आपको ये डिसीजन भी लेना पड़ेगा कि मैं किस स्टेज के ऊपर इसको शॉर्ट टर्म ही मान के चलूँ या बिजनेस इनकम मानूँ, क्योंकि 20% तो मेरा शॉर्ट टर्म में भी लग रहा है और 20% के बाद मेरा बिजनेस में भी चला जाऊँ या शॉर्ट टर्म में चले जाऊँ, दोनों में बराबर आएगा। रिबेट मिलेगी नो डाउट, 87 में रिबेट मिलेगी, कुछ टैक्स का फायदा होगा, पर क्या थोड़े से टैक्स के फायदे के लिए
क्या मैं इतना झमेला पालूँ, अपने आप को डिस्प्यूट में रखूँ कि ये मेरी बिजनेस इनकम है? क्योंकि जब भी आप इसको बिजनेस इनकम दिखाओगे, आपको वो 6 पैरामीटर सुप्रीम कोर्ट वाले बताने पड़ेंगे इनकम टैक्स ऑफिसर को कि देखो मैंने 6 पैरामीटर फॉलो करे हुए हैं और पूरे जो सर्कुलर है उनको फॉलो करा हुआ। आसान नहीं है, फिर भी मैं कहूँगा सीए और टैक्स एडवोकेट से सर्विस लें इसको इम्प्लीमेंट करने से पहले। उसकी तरह जिसने अपना पेट का ऑपरेशन ही कर लिया पथरी का यूट्यूब देख के, वो ना करें प्लीज़। वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। प्रैक्टिकल लगी हो तो लाइक कीजिएगा, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर मैं शेयर मार्केट के टैक्सेशन को लेके एक एक टॉपिक पे वीडियो डाल रहा हूँ। अगली वीडियो डालूंगा कि कौन सा प्रॉफिट शेयर मार्केट का किस लॉ से सेट ऑफ होता है और कैलकुलेशन दिखाऊंगा बाकायदा कि कैलकुलेशन कैसे होती है। तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इतना ज़्यादा फायदा होने वाला अगले साल 12 लाख तक का बिजनेस पे कोई भी टैक्स नहीं है इंडिविजुअल्स को रिबेट के बाद। तो जितना हो सके फेसबुक व्हाट्सअप सब जगह शेयर करें ताकि इसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोग ले सकें। और जब ज़्यादा ज़्यादा लोग फ़ायदा लेंगे तो मैडम जी को पता चल जाएगा और हो सकता है शेयर मार्केट वालों को भी रिबेट अलाउ हो जाए, क्योंकि हम लोग खर्चा लेते हैं, मैडम को लगेगा टैक्स चोरी हो रही है, इससे अच्छा तो यही है कि कम से कम रिबेट दे दूँ। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को फ़ायदा होगा। व्हाट्सअप फेसबुक सब जगह शेयर करें। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।